जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। इस देश की सियासत से कई मर्तबा गलतियां हुई हैं। राजनीति में सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल इस देश की सियासत के शोर में कई बार इतना महीन हो गया कि उस सवाल की आहट तक अनसुनी रह गई। और फिर एकाएक एक शाम देश में गोलियों की तड़तड़ाहट और बम के धमाकों से दहशत मच गया, दिल दहल उठा और तब जाकर कहीं समझ आया कि नफरत के प्रचार और सियासत के षड्यंत्रों ने इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। लेकिन आज अचानक से उस दौर का संदर्भ क्यों, उस दौर की बात क्यों? दरअसल इसलिए क्योंकि बीते दिनों अमेरिका से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको परेशान कर दिया। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव प्रचार के दौरान जानलेवा हमला किया गया। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर एक 20 साल के लड़के ने AR-15 जैसे घातक हथियार से हमला किया, जिसमें ट्रंप तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गोली की जो आवाज है वो गूंज भारत तक पहुंची। गोली उनके कान को छूकर निकल गई, लेकिन उस गोली ने हिंदुस्तान के सियासत की बोली को एक चेतावनी जरूर दे दी, क्योंकि जिस तरीके का नफरती कैंपेन अमेरिका में इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चलाया जा रहा है, कमोबेश वही स्थिति हिंदुस्तान में भी नजर आती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी विरोध के सुर उतने ही ओछे हैं, उतने ही हिंसक हैं जितने कि अमेरिका में सुनाई देते हैं। तो ऐसे में सियासत में सुरक्षा के सवाल पर चर्चा तो होनी चाहिए। See something that said, take a look at what happened. अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के नेता प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच 13 जनवरी को रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान गोलियां चल गई। गोलीबारी के इस हमले में गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई, लेकिन इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर की पहचान बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया के रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है, जिसे ट्रंप की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मौके पर ही मार गिराया। जांच में खुलासा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का आरोपी थॉमस मैथ्यू क्रूक्स रिपब्लिकन पार्टी से ही जुड़ा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का ओपन एयर कैंपेन बटलर फार्म शो ग्राउंड में आयोजित किया गया था। ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बंदूकधारी वहां से करीब 120 मीटर दूर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की छत पर खड़ा था। यह ओपन स्पेस इतना बड़ा था कि हमलावर को निशाना साधने में कोई दिक्कत नहीं हुई और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटनास्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद हुई है। अमेरिकी सरकार इस हमले को पूर्व राष्ट्रपति की हत्या की साजिश मानते हुए जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच चुनाव से पहले ट्रंप पर हुए इस हमले ने उनके आक्रामक चुनाव प्रचार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को काफी लोकप्रियता दे दी है। साथ ही ट्रंप का जोश भी अब हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, बहुत रईस आदमी हैं, लेकिन सियासत में एक नफरती कैंपेन का शिकार भी है डोनाल्ड ट्रंप। बाइडेन का कैंपेन अमेरिका में इस बात पर आधारित है कि ट्रंप एक सत्तावादी, फांसीवादी और नफरती इंसान है, नफरती नेता हैं, जिन्हें हर कीमत पर, हर कदम पर रोका जाना चाहिए। और कमोबेश इसी तरीके की बयानबाजी और निचले स्तर की बयानबाजी आपको हिंदुस्तान में भी देखने को मिल जाएगी। और आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका में 20 साल के एक लड़के, आप समझिए महज 20 साल उम्र है उसकी,
और AR-15 राइफल के साथ अगर वो इस तरीके से तमाम सुरक्षा घेराबंदियों को तोड़ते हुए अगर ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है तो वो नफरत का परवान उसके सर पर कितना चढ़कर गूंज रहा होगा। आप जो है हिंदुस्तान में भी इस तरीके के नफरती बयान और नफरती शोर को सुन पा रहे होंगे। हम आपको अब बताते हैं कि किस तरीके से लगातार हिंदुस्तान में जो है एक आदमी के इर्द गिर्द ऐसा इकोसिस्टम बुन दिया जाता है कि वो शख्स देश के लिए खतरनाक है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जब किसी एक इंसान के इर्द गिर्द ही बात को बुना जाए कि वही व्यक्ति खतरा है, वो व्यक्ति तानाशाह है, उस व्यक्ति के आ जाने से या सत्ता में रहने से सबकी जो है किस्मतें खराब हो जाएगी, घर में रहना, घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा, तो आप समझिए उस नेता पर, उस शख्सियत पर कितना खतरा होता होगा। भारत में यही स्थिति है। नफरत और दुष्प्रचार की जो शब्दावलियां हैं वो भारत में भी विरोध की परिभाषा जो है वो गढ़ रही है। हम आपको जो है बताने वाले हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से हिंदुस्तान में भी सुरक्षा को लेकर जो है संजीदगी बरतना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर पिछले कुछ दिनों में सियासत जो है एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के लिए लगातार हत्या और हिंसा जैसे शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है। सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, हमने सोचा इसकी थोड़ी पड़ताल की जाए। तो चलिए आपको पहले बताते हैं कि क्यों अचानक से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई और शब्दावलियां क्या क्या इस्तेमाल की जाती है इस देश में प्रधानमंत्री के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं हम कि किस किस नेता ने किस प्रधानमंत्री को कब कब क्या कहा है। देखिए प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है हिंदुस्तान में, कहा जाता है मौत का सौदागर। सोनिया गांधी ने बोला था मौत का सौदागर, प्रधानमंत्री के लिए शब्द था। मुसेलिनी बोला जाता है उनको, मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, गद्दाफी कहा जाता है, औरंगजेब कहा जाता है। ये तमाम वो नाम है, वो शख्सियत है जिनको की तानाशाही और क्रूरता से जोड़कर देखा जाता रहा है। और ये शब्द, तमाम शब्द प्रधानमंत्री के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तानाशाह कहा जाता है उनको, क्रूर कहा जाता है, हिटलर कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, नीच कहा जाता है। आप समझिए इतनी शब्दावलियां, इन शब्दों में आपको हिंसा, इन शब्दों में आपको नफरत साफ तौर पर समझ आ रही होगी। और ये तमाम शब्द हैं जो प्रधानमंत्री के लिए इस देश में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए बीजेपी अब चिंता में है कि अमेरिका में जो हुआ वो हिंदुस्तान में ना हो। चलिए अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है हिंदुस्तान में, जितने पिछले कुछ समय से जो है हिंदुस्तान की सियासत में खलबली मचा दी है कि क्यों प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर विपक्ष भी संजीदा नहीं है, आम लोग भी संजीदा नहीं है। क्यों बार बार प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो उनके सुरक्षा के लिए जो है कहीं ना कहीं से भेद है। एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, उस रिपोर्ट के सहारे आप समझिए कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सियासत उफान पर है। जब सियासत में विरोध की भाषा हिंसा के शब्दों का रूप लेने लग जाए तब सियासत में सुरक्षा की गुंजाइश नहीं बचती। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए हमले के बाद हिंदुस्तान में भी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा पर चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर क्रोनोलॉजी पर ध्यान दें तो मालूम होता है कि अमेरिका में ट्रंप और भारत में मोदी एक जैसी नफरती प्रचार का ही शिकार हैं। एक जैसे शब्द, एक जैसे नैरेटिव और एक जैसा विरोध। अमेरिका में बाइडेन ट्रंप को बुलसाई में डालकर निशाना बनाने की बात कहते हैं, तो वहीं हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के विरोधी उन्हें हिटलर की मौत मारने की बात करते हैं। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये देश कांग्रेस पार्टी शहीदों की परंपरा की पार्टी। जरा फ्लैशबैक में जाकर 5 जनवरी 2022 की इस तस्वीर की गंभीरता को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि किसानों के उग्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री का काफिला चंडीगढ़ के एक फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से रुका रहा था, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री के काफिले को बीच सड़क पर ही किसानों ने घेर लिया था। सवाल सुरक्षा का उस वक्त भी उठा था, लेकिन विरोधियों ने कहा ये प्रधानमंत्री का सियासी स्टंट है। इस लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री को तानाशाह और फांसीवादी बताते हुए ही कैंपेन किया। हालांकि वो अलग बात है कि मोदी एनडीए सरकार के साथ तीसरी बार सत्ता में वापसी कर गए, लेकिन सवाल तो उस जहर का है जो सियासत में नफरत और दुष्प्रचार के नाव पर सवार होकर चल रही है। एक देश के प्रधानमंत्री के काफिले पर चप्पल उछल जाता है और इस देश की सियासत उसकी भर्त्सना करने के बजाय
व्यंग्य करना बेहतर समझती है। अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी। यही कारण है कि बीजेपी ने अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध की भाषा इतनी खोखली भी नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति को हिंसक बताकर उसके खिलाफ ही हिंसा का जाल बुन दिया जाए। 1.5 वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। संसद में हिंदुस्तान की हत्या करने वाले बयानों से लेकर प्रधानमंत्री को क्रूर तानाशाह कहना इस देश के युवाओं और नौजवानों के भीतर कितनी नफरत और हिंसा को बढ़ा सकता है, इसका उदाहरण अमेरिका में ट्रंप पर हुए हमले से बेहतर क्या ही होगा, जहां एक 20 साल के लड़के ने हाथ में राइफल लिए ट्रंप पर गोलियां बरसा दी, क्योंकि उसे लगता था कि ट्रंप तानाशाही है, और उसे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि अमेरिका में सियासत ने ट्रंप का ऐसा ही दुष्प्रचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि हम भारत की स्थिति को अमेरिका से जोड़कर क्यों बता रहे हैं, क्यों समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शब्द जो हैं सियासत में बहुत मायने रखते हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दे, खड़ा कर दे कि वो व्यक्ति देश की सियासत के लिए, देश के विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है, उस व्यक्ति में तानाशाही रवैया आ गया है, तो जिस देश ने 200 साल की गुर्बत को झेलकर आज़ादी पाई है, वो देश कितना बौखला जाएगा। निश्चित तौर पर कुछ गलत चीज़ें हो सकती है। अब जो शांति बहाल है इस वक्त देश में, वो शांति व्यवस्था भी बदल सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा सियासत में होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सियासत में भी सुरक्षा का सवाल बहुत अहम होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर कोई छोटा कार्यकर्ता। बहरहाल आंदोलन में आज़ादी जो है वो सबसे खूबसूरत पहलू होता है, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे। लोकतंत्र में आंदोलन इस बात का सबूत है, इस बात की पुष्टि करता है कि इस व्यवस्था में इनकार और असहमति गुनाह नहीं है। लेकिन आपको मैं ऐसा सुनाऊंगा, ऐसा गीत सुनाऊंगा, ऐसे बोल सुनाऊंगा जो इस देश में आंदोलन की भाषा और आंदोलन के बदलते रवैये को दर्शा रहे हैं, और आप भी इसको सुनकर दंग हो जाएंगे, क्योंकि अब इस देश में आंदोलन के नाम पर प्रधानमंत्री के मरने की कामना की जाती है। हर जगह ये वीडियो वायरल होती है, लेकिन परेशानी किसी को नहीं होती, दिक्कत किसी को नहीं होती। सुनाइए जरा क्या कुछ चलता है आंदोलन के नाम पर। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू। इतनी देर तक आपको ये वीडियो मैंने क्यों दिखाया पता है, ताकि आप समझ सकें कि विषय की गंभीरता कितनी है। एक जगह इकट्ठे होकर तमाम आंदोलनकारी, ये उस वक्त की वीडियो है जब किसान आंदोलन चल रहे थे, उस आंदोलन की क्या कारणें थी, क्या वजह ही थी, वो अपनी जगह है, क्योंकि किसी भी कानून को बनाने में एक बहुत बड़ी मशीनरी लगती है। वक्त लग रहा था सरकार को भी समझने में कि हमारे कानूनों में दिक्कत क्या है। समझ आई, आंदोलन उग्र हुआ, कानून वापस ले लिया गया। लेकिन क्या उस आंदोलन में जो ये गीत चल रहे थे, ये जो बोल सुन रहे थे आप, हिंसा के बोल, हाय हाय मोदी मर जा तू, ये एक प्रधानमंत्री के लिए शब्द होगा, गीत होंगे लोकतंत्र में?
आजाद भारत में? ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं, आप समझिए, ताकि आप विषय की गंभीरता को समझ सकें। क्योंकि हमारे देश की राजनीति में आजकल लगता है जैसे वैचारिक मतभेदों की कोई जगह बच ही नहीं गई है। सब कुछ लगता है व्यक्तिगत है, पर्सनल। ऐसा लगता है जैसे लड़ाई जो है पूरे तरीके से व्यक्तिगत लड़ाई हो गई और एक व्यक्ति है, ठान लिया है मिलकर सबने कि इस व्यक्ति के ऊपर इतना कटाक्ष करना, इतना तंज, इतना व्यंग और इतनी हिंसात्मक रवैये से बयानबाजी करनी है कि यह व्यक्ति खलनायक बन जाए। तभी तो शायद रणदीप सुरजेवाला भी अगस्त 2023 में यह कहते हुए जरा भी नहीं चूके, समझिएगा, आप सुनिएगा, मैं बयान भी सुनाऊंगा, कि इस देश में बीजेपी को वोट देने वाला, बीजेपी को समर्थन देने वाला जो भी है वो राक्षस है। ये कह रहे थे रणदीप सुरजेवाला, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत बड़े नेता हैं, कहा था 2023 में। जरा सुनवा दीजिए वो भी। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। बताइए, सियासत में श्राप दे रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, कह रहे हैं कि बीजेपी को समर्थन करने वाले जितने भी लोग हैं राक्षस हैं। अब आप बताइए कि पश्चिम बंगाल में, केरल में या अन्य राज्य में जहां पर भी राजनीतिक हिंसा होती है, बीजेपी नेताओं की हत्या की जाती है, नृशंस हत्या की जाती है, वहां पर यह राक्षस वाली सोच हावी नहीं है तो क्या है? लेंगे रणदीप सुरजेवाला जिम्मेदारी लेंगे अपने बयान की। आज इस देश में एक पार्टी का समर्थन करना राक्षस हो जाना है, यह समझ नहीं आता। तभी मैं कह रहा था कि वैचारिक मतभेद नाम की चीज आज सियासत में रह नहीं गई है। ऐसा लगता है सब कुछ पर्सनल हो गया है। एक व्यक्ति है, तमाम तरीके के हिंसक बात उस व्यक्ति के बारे में बोला जाता है। सुरजेवाला जी हालांकि आगे भी प्रधानमंत्री की कब्र खोदने के जब नारे लग रहे थे उस पर भी जो है सुरजेवाला जी का बयान आया था। सुरजेवाला जी बैठे हुए थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, वाराणसी की वही तस्वीर है जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर जो है चप्पल फेंका गया था और उसके बावजूद भी जो है जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि अब तो मोदी से किसी को डर नहीं लगता। चप्पल फेंका गया है, मजे आ रहे हैं लोगों को, कल को बम भी फेंक दिया जाएगा, तब भी स्थिति इसी तरीके की रहेगी क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं सुरक्षा पर सवाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी यही कह रहे थे कि अब मोदी से कोई नहीं डरता है और वाराणसी में काफिले पर जो है प्रधानमंत्री मोदी के चप्पल फेंक दिया गया, कोई डर की बात नहीं हुई, कहीं इस पर कोई चर्चा नहीं हुई कि नहीं ये गलत बात है, ये परिपाटी गलत है। भारत के संसदीय राजनीति में ये परिपाटी गलत है, इस बात पर जो है किसी ने चर्चा नहीं की। अब आपको एक और बयान सुनवाते हैं हम। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता हैं चरणदास महंत, कहते हैं कि उनको एक लाठी चलाने वाला चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनसे बेहतर लठ कोई मार नहीं सकता है और मोदी को इतना तंग किया जाना चाहिए कि वो चीन भाग जाए। बताइए, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो बयान भी सुनवाइए आप। संरक्षक चाहिए अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। सुना आपने, दिक्कत तो आपको भी हुई होगी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत नहीं होती है, समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार इस तरीके की बयानबाजी की जाती है। कहा जाता है कि इनको लाठियों से मारना चाहिए, इनको जो मुझे तो सिर्फ एक लाठी वाला चाहिए, दीजिए मैं इनको चीन भेज दूंगा। कोई कहते हैं मोदी इनकी कब्र खुलेगी। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि बीजेपी को समर्थन करने वाले तमाम लोग राक्षस हैं। इतनी बयानबाजी होती है, घृणित बयानबाजी होती है, लेकिन इस पर सियासत चू नहीं करता है। और जब बीजेपी के नेता खुलकर आते हैं सामने, सुधांशु त्रिवेदी सामने आते हैं, सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि नहीं ये बात गलत है, ये परिपाटी गलत है, प्रधानमंत्री के लिए लगातार हिंसात्मक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, हत्या, मृत्यु जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, ये परिपाटी ठीक नहीं है। हमने देखा अमेरिका में क्या चीजें हुई हैं, हिंदुस्तान में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी पॉलिटिकल स्टंट माना जाता है। लेकिन क्यों माना जाता है, बहुत दुखद बात है। थोड़ा इतिहास के पन्नों को मैंने सोचा क्यों ना इसी बहाने पलट दूं और आपको लेकर चलूं उस दौर में जिस दौर में इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तब इस देश का क्या हाल था, तब इस देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है किस तरीके की सियासत बुनी जा रही थी, षड्यंत्र कैसे बुने जा रहे थे, जरा उस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। दरअसल इंदिरा गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उनको आयरन लेडी बोला जाता था। 1975 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई, देश के अंदर जो है उनको लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई, लोगों को डर लगा कि अरे इंदिरा गांधी हो सकता है इस देश के संविधान पर जो है एक खतरा ना बन जाए।
लेकिन सियासत में अपने आप को लोग रिवाइव करते हैं। इंदिरा गांधी ने भी राजनीति में अपने आप को रिवाइव किया। जो उनके ऊपर उनके पॉलिटिकल पर्सनालिटी के ऊपर जो एक चीज थी और एक संशय बना हुआ तो उसको उन्होंने तोड़ा। और उस वक्त जो है पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। भिंडरान से जो खालिस्तानी आतंकवादी थे, भिंडरा सिंह जो है वो उसमें गोल्डन टेम्पल में थे भिंडरा वाले, और उनके ऊपर जो है उन्होंने कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि उनको मंदिर से बाहर निकाल कर लेकर आइए, वो व्यक्ति इस देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, उसको जो है आप जो उन पर एक्शन लेना है वो लीजिए। ये इंदिरा गांधी ने कहा उस दौर में, और वही हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। और उसके बाद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई इंदिरा गांधी के खिलाफ कि इंदिरा गांधी इस देश में एंटी सिख है, सिख विरोधी हैं। स्वर्ण मंदिर पर उन्होंने हमला किया, जबकि वो हमला आतंकवाद पर था, नहीं तो ये पंजाब आज हिंदुस्तान का पंजाब नहीं होता उस वक्त जैसे हालात थे। किताबों के पन्नों को पढ़िएगा तो आपको याद आएगा। लेकिन फिर जो है उसके बाद यही नैरेटिव पूरे देश में बुनाई गई, और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनके अपने ही 2 बॉडीगार्ड्स ने, जो उनके घर में परिवार के सदस्य की तरह थे, बेअंत सिंह और एक और जो पंजाबी गार्ड थे, उन्होंने उनको भूनकर गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था। इस देश ने इस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को खोया है। इसी हिंसात्मक रवैये से, इसी हिंसात्मक नैरेटिव से जो है इस देश ने इंदिरा गांधी को खोया है। राजीव गांधी की भी यही दास्तान थी। राजीव गांधी ने श्रीलंका में एलटीटी के खिलाफ जो इंडियन आर्मी और इंडियन जवान, भारत के जवान जो वहां पर लड़ रहे थे, लगातार अपनी जान गंवा रहे थे, राजीव गांधी ने फैसला लिया था कि नहीं, हम अपने सैनिकों को श्रीलंका में मरने नहीं देंगे। श्रीलंका की जो समस्या है, निश्चित तौर पर भारत उसमें साथ खड़ा है, जो इंडियन तमिल्स थे, हम उनके समर्थन में वहां पर खड़े थे, एक हम सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे। लेकिन राजीव गांधी ने भारत के सैनिकों का हित चाहा और कहा कि सैनिकों को वापस आ जाना चाहिए, उन्होंने बुला लिया। उसके बाद इसी देश में, इसी हिंदुस्तान में, इसी सियासत ने, इसी हिंदुस्तान की राजनीति ने राजीव गांधी के खिलाफ भी एक षड्यंत्र रचा, और सियासत ने उनके प्रति इतना दुष्प्रचार किया कि नहीं, राजीव गांधी को हिंदुस्तानियों की फिक्र नहीं है, इंडियन तमिल्स की फिक्र नहीं है। एक नैरेटिव बुना गया और राजीव गांधी की भी नृशंस हत्या कर दी गई, बम के धमाके से उनको उड़ा दिया गया। तो उदाहरण तो हमारे खुद के देश में ही पड़े हुए हैं, इसी कांग्रेस के पास पड़े हुए हैं। कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री, और जिस परिवार से राहुल गांधी आते हैं, उसी गांधी परिवार ने अपने 2 बहुत बड़े शख्सियतों को खोया है। लेकिन उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी का ये बयान सामने आता है, राहुल गांधी के साथ साथ तमाम कांग्रेस नेताओं का ये बयान सामने आता है, तो दुख होता है। मैं चाहता हूं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊं फिर से, जो तस्वीर चंडीगढ़ की थी, जहां पर चंडीगढ़ में हाईवे के ऊपर, एक फ्लाईओवर के ऊपर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गए थे। 15 से 20 मिनट तक उनको घेर लिया गया था। आप उस दिन को भी याद कीजिए, 5 जनवरी 2022 की ये सुबह थी। चंडीगढ़, पंजाब जा रहे थे, और चंडीगढ़ में जो है उनको फ्लाईओवर पर इस तरीके से जो उग्र किसान आंदोलनकारी थे, उन्होंने उनको घेर लिया था सड़क पर। प्रधानमंत्री अपने एसपीजी सुरक्षा के कर्मियों के साथ स्टैंडर्ड सिर्फ इस फ्लाईओवर पर अकेले खड़े थे। स्थिति आप समझिए, स्थिति क्या कुछ हो सकती थी, क्योंकि मैंने आपको वो तस्वीरें और वो वीडियो भी सुनाया है, वो बोल सुनाए हैं, हाय हाय मोदी मर जा तू। इसी किसान आंदोलन के बीच में वो बोल बोले जा रहे थे, उसके बाद ये तस्वीर आई थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि सियासत में जो है सुरक्षा का सवाल बहुत जरूरी है, और अगर सियासत इसी तरीके से किसी एक शख्सियत के आसपास जो है ऐसे नैरेटिव को गढ़ने लगे, हिंसात्मक नैरेटिव को गढ़ने लगे, तो उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ सकता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।